जैसे हम फंक्शन में इनपुट पास कर सकते हैं ताकि फंक्शन उस इनपुट की बेस पे अपनी लॉजिक को कस्टमाइज कर सके। सेम लॉजिक होगी लेकिन वो डिफरेंट इनपुट की बेस पे आउटपुट आपका डिफरेंट हो जाएगा। जैसा कि हमने ग्रेड की एग्जांपल में देखा, जिस तरह का स्कोर हमने भेजा उस स्कोर के ऊपर कैलकुलेशन हुई है। इसी तरीके से फंक्शन वैल्यूज रिटर्न भी कर सकता है, आपको डेटा पास बैक भी करता है। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं वो कोई भी काम करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा और उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको वापस भेजता है। फंक्शंस डेटा वापस भेज सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आप चाह रहे हैं फंक्शन कोई भी एक्शन परफॉर्म करे और परफॉर्म करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करे कि क्या रिजल्ट आया। तो दो तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं। एक तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो, जो भी बिजनेस लॉजिक है वो अंदर चले और खत्म हो जाए, आपको कुछ रिस्पांस नहीं चाहिए। अगर आपको एग्जीक्यूशन के बाद रिस्पांस चाहिए फंक्शन से कि क्या हुआ, आउटपुट क्या आया, तो वो फंक्शन आपको रिटर्न करे। तो आप फंक्शन में एक कीवर्ड है रिटर्न, आप कीवर्ड रिटर्न जहां लिख देंगे और उसमें आपको वैल्यू पास कर देंगे तो वहां से फंक्शन एंड हो जाता है और आपको आउटपुट रिटर्न कर देता है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो भी कैलकुलेशंस के बाद वैल्यूज भेजना चाह रहे हैं, पास बैक करना चाह रहे हैं, वो आप रिटर्न में रख देंगे। जहां रिटर्न मिलेगा फंक्शन को वहां पर फंक्शन की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और फंक्शन कंप्लीट करके जिसने इस फंक्शन को कॉल किया होगा वहां पे वो वैल्यूज रिटर्न कर देगा। जावास्क्रिप्ट के तमाम फंक्शन रिटर्न करते हैं। अगर आप खुद से कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न होता है। जहां भी आप फंक्शन कॉल करते हैं फंक्शन कंप्लीट होने के बाद अनडिफाइंड रिटर्न करता है अगर आपने कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर आप रिटर्न कर देंगे तो जो आपने वैल्यू दी है वो रिटर्न हो जाएगी, लेकिन अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया टेस्ट, अभी उसमें कोई कोड नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जब आप उसे कॉल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को देख रहे हैं तो वो आपको यानी कि कॉल करने के बाद वो कुछ रिटर्न कर रहा है जहां आपने उसको कॉल किया है। तो वो जो कुछ भी रिटर्न होना है जहां से कॉल किया गया था वहीं पे रिटर्न होगा। तो क्योंकि हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड आ रहा है। इस एग्जांपल में हमने टेस्ट का फंक्शन बनाकर जब उसे कॉल किया तो उसका जो रिस्पांस था उसे एक वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश की, क्योंकि फंक्शन जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो आपको उस वैल्यू को कहीं होल्ड करना पड़ता है। फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की है आप उसे कहीं होल्ड करेंगे तो आप उसे यूटिलाइज कर पाएंगे, वरना आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने लिखा var a इक्वल्स टू टेस्ट राउंड ब्रैकेट। अब क्योंकि टेस्ट का जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ रिटर्न होता है, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न होता है। तो var a इक्वल्स टू जब आप टेस्ट लिखेंगे और टेस्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। जब आप a को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो अनडिफाइंड प्रिंट होगा। अगली एग्जांपल देखें, इसमें हमने टेस्ट के फंक्शन में एक्सप्लिसिटली हार्ड कोडेड रिटर्न कर दिया 45। इससे क्या होगा कि आपका फंक्शन जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसे रिस्पांस में 45 मिल जाएगा। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं, कस्टमाइज्ड इस तरीके से हार्ड कोड वैल्यू लिख दी है ताकि हम समझ सके वैल्यू कैसे रिटर्न होगी। अब जब इस फंक्शन को कॉल किया var a इक्वल्स टू टेस्ट, तो इस फंक्शन ने एक वैल्यू रिटर्न की जो कि 45। तो a में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 45। अब जब a को यूज करना चाहेंगे तो आप उसमें जो भी वैल्यू 45 आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे, कंसोल पे प्रिंट करा लें या उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, लेकिन वो वैल्यू आपके पास आ गई। अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो a में अनडिफाइंड आएगा, लेकिन अगर आपने कुछ रिटर्न किया तो a में वो वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि इस केस में 45। ये एक और एग्जांपल है, इसमें हमने फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई और उसमें दो इनपुट पास किए num1 और num2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करवा दिया है। अच्छा, इस वक्त तक हम एक लाइन दो लाइन की एग्जांपल्स बना रहे हैं तो लॉजिक नहीं समझ आती कि हम फंक्शन में क्यों करेंगे, लेकिन हम फंक्शन की यूटिलिटी समझ रहे हैं और उसमें फिर जो भी बिजनेस लॉजिक, जैसा कि हमने ग्रेड कैलकुलेट करने की पूरी बिजनेस लॉजिक फंक्शन में रख दी थी, तो आप अपनी पूरी की पूरी बिजनेस लॉजिक फंक्शन में रख सकते हैं। तो इस वक्त हमने मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई और रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया। अब आप देखें जब हमने इसे कॉल किया var a इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 3,6, हमने फंक्शन में दो वैल्यूज पास की। ये मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल होगा num1, num2 और अंदर आकर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो वापस पहुंचेगी a के पास। जहन में रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल हो रहा है, जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसके नीचे जो b लिखा हुआ है वो कोड नहीं चलेगा। पहले मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, ये अपना एग्जीक्यूशन पूरी करेगा, इसमें जो भी रिस्पॉन्स है वो रिटर्न होकर a में आएगा।
रिटर्न आपके पास 18 आ जाएगा। फिर अगली लाइन में आके बाहर b इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 4,2, तो इसमें आपके पास 4 और 2 पास होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 8 आ जाएगा, तो b में 8 स्टोर हो जाएगा। अब आप इन वैल्यूज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वक्त हमने सिर्फ प्रिंट किया है। फंक्शन को कॉल करके जरूरी नहीं है आप किसी वेरिएबल में रखें। console.log वैल्यू लेता है और जो आप वैल्यू console.log हो या अलर्ट हो या document.write हो उसमें आप वैल्यू पास कर सकते हैं। तो console.log में आपने मल्टीप्लाई 2,5 पास कर दिया है राउंड ब्रैकेट में, तो 2,5 पास होगा मल्टीप्लाई के फंक्शन में। मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो कुछ रिटर्न करेगा। जो रिटर्न हुआ है वो console.log में डायरेक्ट पास हो गया और वो आउटपुट दिखा देगा आपको। ये एक और एग्जांपल देखें, इसमें हमने फंक्शन में 2 रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है। जब भी रिटर्न कॉल होता है तो आपका फंक्शन रुक जाता है और आपके जो भी रिस्पॉन्स होता है वो बाहर मिल जाता है जिसने इसको कॉल किया होता है। अगर आपने 2 रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है तो पहली रिटर्न के बाद आपका फंक्शन एंड हो जाएगा, दूसरी रिटर्न स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है, हम इसमें 2 इनपुट पास कर रहे हैं 3 और 6, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सिर्फ num2। तो जब आप इसे कॉल करेंगे तो आपके पास बेशक आपने 3 और 6 पास किया है, लेकिन इसने पहली लाइन में रिटर्न लिख दिया है num2 में 6 मौजूद है, तो आपको रिस्पॉन्स में 6 मिल जाएगा।